तो चलिए शुरू करते हैं। सीधा साधा लड़का नाम गौरव राजस्थान से। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से प्रीवियस ईयर फिजिक्स पेपर की सॉल्यूशन का एनालिसिस करेंगे और उसका विद प्रूफ सॉल्यूशन दूंगा मैं, और उसमें आप सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और फिर हम उसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे। तो आपने पढ़ लिया होगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो अब इसके सॉल्यूशन के बारे पर अपन चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव असमान विद्युत क्षेत्र में रखा गया तो उस पर आरोपित होता है फर्स्ट बल तथा बलागुण, केवल बल, केवल बलागुण, ना बल ना ही आगुण। अब एक चीज बताओ, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो समान विद्युत क्षेत्र, एक असमान विद्युत क्षेत्र। अगर कोई भी विद्युत द्विध्रुव समान विद्युत क्षेत्र में रखा रहता है तो उस पर हमेशा बल 0 होता है और बलागुण कुछ ना कुछ होता है। पर इसने असमान विद्युत क्षेत्र किया है तो मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखा देता हूँ। इसमें आप देखते हैं कि दोनों तरफ दो चार्ज होते हैं, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, इसमें ये डायरेक्शन है। तो अगर विद्युत क्षेत्र का मान परिवर्तित हो रहा होगा तो नेट फोर्स कभी 0 नहीं हो सकता, ना ही बलागुण 0 हो सकता है। दैट्स ऑल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको कोई दिक्कत आई तो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवेश क्यू एक आर त्रिज्या के गाउसीय गोले से परिबद्ध है, त्रिज्या दोगुनी हो जाए तब बाह्य विद्युत फ्लक्स होगा। अब एक चीज हम जानते हैं, गाउसीय गोला परिबद्ध है तो गाउसीय गोले का आपने गोले के कारण विद्युत फ्लक्स पड़ा होगा, तो इसमें कहीं भी आर का रिलेटेड नहीं आती। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, आधा हो जाएगा, समान रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है सी नंबर दोगुना हो जाएगा, डी नंबर 4 गुना हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें गाउसीय फ्लक्स के जो फॉर्मूले में कहीं भी कोई डायरेक्ट आर के साथ कोई रिलेटिव नहीं रहेगा, तो इसका आंसर होगा रिमाइन, अतः सेम ही रहेगा। मैंने आपको पहले ही बोला था फिजिक्स के सिलेबस जो निकाला था उसमें कि आपको कुछ नहीं करना, बस आपके फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद हो, थोड़ी याद हो। तो देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, तो आपको देख रहा होगा फर्स्ट में हमने मतलब फ्लक्स निकाला है तो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, गोले के अंदर 1 मीटर तक जली तब भी हमारे पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन आया। फिर नेक्स्ट बार मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया, इसमें हम 2 मीटर करते हैं तब भी हम देखते हैं गोले के फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स होता है किसी आवेश के कारण उससे निकलने वाली कुल विद्युत क्षेत्र की रेखा है, तो उनको एक गोले में परिबद्ध करके रखते हैं। तो यहाँ भी अपन को सेम ही आता है, अंदर आवेश क्यू ही है। तो यहाँ भी नेक्स्ट बार देखते हैं, तो त्रिज्या से यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, तो फ्लक्स एज इट जैसा ही रहेगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हो, बेझिझक पूछ सकते हो। मैं आपको फुल और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करके हाथों से लिखे हुए नोट्सों से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है थर्ड क्वेश्चन पूछा है, दो एक समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य 1.6 न्यूटन प्रतिकर्षण बल का, इसमें आपको कूलाम का बल लगाना है। F बराबर के Q1 अपॉन के Q1 डॉट Q2 अपॉन आर उसके फॉर्मूला लगाना है। सबकी वैल्यू दे रखी है 3 मीटर की दूरी पर। Q1 बराबर Q2 दोनों का मान Q है और हमको इसमें Q का मान निकालना है। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में रखना है और आंसर आ जाएगा F बराबर के डॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर Q1 Q स्क्वायर, के की वैल्यू डाल देंगे 9 इंटू 10⁻⁴, आर की जगह 3 लेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसा कि आप इसके सॉल्यूशन में देख रहे हैं, 1.6 एफ की वैल्यू, के क्यू स्क्वायर पर 3 का स्क्वायर। यहाँ से मैंने क्यू की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पर मैंने आपको बताया था Q1 बराबर Q2 है, तो सबको सॉल्व करने पर 40 माइक्रोकूलम आंसर, इसका फाइनल आंसर 40 माइक्रोकूलम आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर है, इसके आयनों के मध्य की दूरी होगी फर्स्ट 0, सेकंड 2 सेंटीमीटर, थर्ड 2 mm, डी है 2 इंटू 12 इंटू 10⁻11 मीटर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमको पता है इसने क्या क्या दिया है, म्यू का मान दिया है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, म्यू बराबर क्यू इंटू डी। क्यू होता है किसी भी एक आवेश का परिणाम, डी होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो आपको वैल्यू सारी दी गई, आपको पुटअप करना है और आंसर निकल आएगा। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं। सारी वैल्यू रखने पर इसका मान आ जाएगा 2.12 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर म्यू का मान दिया है, क्यू दिया है, यू दिया है, सारी वैल्यू पुट कर दी, आंसर निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत विभव का मात्रक क्या है। सबसे इजी क्वेश्चन मैं बता तो रहा हूँ, इतने इजी थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप नॉर्मली उनको कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों फुल डेरिवेशन के साथ बताऊंगा कि कौन कौन से दोनों वो यूनिट है। यहाँ पर आपका आंसर सी है बोथ। तो एक तो अब मोस्टली आप सभी लोगों ने बोल्ट तो पढ़ा होगा, अभी इस पर फोकस करते हैं ए वाले पे, न्यूटन मीटर अपॉन कूलम कहाँ से आता है। तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, आप आराम से बैठ के देखिए और सारे क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिए। तो हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया है पूरा।
तो आप सभी लोगों ने वोल्ट तो पढ़ाई होगा। सेकंड पे आप देख सकते हैं V बराबर E डॉट डी, F बराबर क्यू ई, ये फॉर्मूला होता है फोर्स का, इलेक्ट्रिकल फोर्स का। तो यहाँ से ई की वो निकाल लेंगे हम मात्रक, तो न्यूटन अपॉन कूलम, इसको यहाँ पे उठा के रखते हैं तो ये पूरा न्यूटन डॉट मीटर अपॉन कूलम, वही आंसर आ जाता है। इसलिए इसका आंसर फर्स्ट और सेकंड दोनों होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6 में देखते हैं क्या पूछा है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 6 नंबर, ये सेम इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। 2 मीटर त्रिज्या के एक आवेशित खोखले गोलीय चालक की सतह पर 100 वोल्ट विद्युत विभव है, केंद्र से 1 मीटर दूरी पर विद्युत विभव होगा। अब आपको पता है गोला कैसा है, खोखला है, और कैसा है, आवेशित और चालक। हम जानते हैं खोखले आवेशित चालक गोले पर जो भी अपन चार्ज इनपुट करते हैं, चार्ज देते हैं, वो उसकी आउटर सर्विस पे आता है। तो ये सवाल बिना पेन उठाए किया जा सकता था। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, पर आपको बता रहा हूँ ये बिना पेन उठाए कर सकते हैं। इसमें क्या है, सारा चार्ज बाहर रहेगा तो जो भी फ्लक्स होगा वो बाहर से होगा, तो डायरेक्ट सीधा का 100 वोल्ट जो पहले है वही का वही रहेगा। देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, V सेम रहेगा क्योंकि आवेश समान है। तो हम जानते हैं कि आवेश हमेशा खोखले गोली सतह पर पाया जाता है। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है जिससे बच्चों को दिक्कत ना है यहाँ पे सॉल्व करने में। तो Q सेम है, V और क्यू अपन R, और आप त्रिज्या कितनी भी चेंज कर लो क्योंकि पता है खोखला गोला है तो सारा का सारा चार्ज बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सरफेस पे, तो सब सेम ही रहेगा। सवाल ध्यान से देखा हो तो इसने पूछा केंद्र में 1 मीटर। अब केंद्र में 1 मीटर तो खोखला हुआ ना अंदर से, तो सारा सरफेस बाहर ही रहेगा, इसलिए इसका V सेम रहेगा और आंसर आ जाएगा अपना सेम ही, क्योंकि सारा का सारा चार्ज बाहर ही आता है। तो आप देख सकते हो वही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 2 गोलाकार चालकों की त्रिज्या का अनुपात 1 अनुपात है, तो उनकी धारिताओं का अनुपात पूछ रहा है। जिसने भी कैपेसिटर वाला संधारित्र वाला चैप्टर पढ़ा है उसके लिए बहुत चुटकियों का खेल है। हम जानते हैं C बराबर 4 एप्सिलॉन आर, C बराबर 4 एप्सिलॉन आर फॉर्मूला होता है। इसमें C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के, तो R1 और R2 का अनुपात दिया है, वही C1 और C2 का अनुपात होगा। तो इसका आंसर आएगा 1:2, जो सेकंड ऑप्शन है। मैं आपको इसको यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन करके भी दिखाता हूँ कैसे आया है। तो आप सॉल्यूशन में देख रहे हैं मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है, तो आपने देख लिया कैपेसिटेंस R रेशियो R2 दिया है, तो वही C1 रेशियो C2 हो जाएगा और आंसर सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 को इसको बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे अपन, और बिल्कुल स्लो एक्सप्लेनेशन बाय स्टेप। आपने बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार के क्वेश्चन देखे हुए। ये संधारित्र का सीरीज और पैरेलल में जो भी योग होता है उसके जरिए सॉल्व किया जा सकता है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा लास्ट में जो C दिया है उसकी वैल्यू इसने हमको 4 माइक्रो फेराडे दी है। तो मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन करके दिया है, आप बिल्कुल प्यार से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो आप सबसे पीछे स्टेप 1 में देखेंगे लास्ट वाले जो दोनों 4 वाले हैं वो दोनों सीरीज में, तो इनका टोटल आता है, फॉर्मूला होता है C1 डॉट C2 अपन C1 प्लस C2। इससे कितना आ जाएगा, इसका 2 माइक्रो फेराडे। फिर आप देखते हैं स्टेप B में ये जो सवाल के अंदर दिया है वो 2 माइक्रो फेराडे, और जो 4 के दो टोटल 2 माइक्रो फेराडे, उनको हमने 2 माइक्रो फेराडे वाला एक नया संधारित्र बना लिया। फिर ये दोनों देखते हैं हम संधारित्र में आ जाते हैं। संधारित्र में जोड़ने के बाद 4 माइक्रो फेराडे हो जाता है। ये प्रतिरोध के बिल्कुल उल्टा चलता है, प्रतिरोध में अलग चलता है, इसमें अलग चलता है। फिर उसके बाद ये 4 के एक तो सवाल वाला 4 माइक्रो फेराडे, और वो पीछे से पूरा सर्किट सॉल्व करते हुए 4 वाला है। अब ये दोनों 4 वाले फिर से सीरीज में आ जाएंगे, तो 2 माइक्रो फेराडे बन गया सिस्टम। जिसमें ब्लैक पेन से जो भी किया है वो मैंने उन दोनों को उठा के सवाल वालों को नया जो जोड़ा है वो ब्लैक वाले पेन से। अब चलते सी स्टेम में। सी स्टेम फिर से 4 माइक्रो फेराडे के फिर से सीरीज में आ गए, तो ये 2 माइक्रो फेराडे हो गए। अब चलते हैं डी स्टेम में। अब डी में आप देख रहे होंगे जो अब ये 2 माइक्रो फेराडे व 2 माइक्रो फेराडे वाला फिर से समांतर में आ जाएगा, तो 4। आप बिल्कुल एक्सप्लेनेशन देख लेना आराम से, इसको 1-2 बार खुद से ट्राई करना, अपने आप हो जाएगा। वैसे इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अब अपन देखते हैं डी स्टेम। अब ये 4 हो गया। अब ई स्टेम में देखें 4 माइक्रो फेराडे व 4 माइक्रो फेराडे वाला फिर से सीरीज में आ गया, अब टोटल 2 हो गए। अब बचते 2 माइक्रो फेराडे वाला एक सवाल वाला, पीछे से पूरा सर्किट सॉल्व करने पर 2 माइक्रो फेराडे का वो बन गया लास्ट में। तो अब ये दोनों माइक्रो फेराडे वाले दोनों एक दूसरे में समांतर आ गए, और हम जानते हैं संधारित्र में समांतर में जुड़ते हैं, तो हम डायरेक्ट जोड़ देंगे तो 4 माइक्रो फेराडे। मतलब इसको आप बिना पेन उठाए हुए भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक्सपीरियंस है तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 नंबर। किसी चालक की प्रतिरोधकता तथा चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, तो इसने ऑप्शन दिए हमको। इसका फर्स्ट ऑप्शन है काट क्षेत्रफल पर, ताप पर, और एक और देखो यहाँ से इसने पूछा चालक की प्रतिरोधकता तथा चालकता। जिन बच्चों को फॉर्मूला याद होगा उन्होंने तो बिना देखे ही कर दिया होगा। अब चलते थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन दिया इसने लंबाई पर,
और फोर्थ दिया है किसी पर नहीं। अब आपको पता है भाई, सबने पढ़ा है, आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है। यहाँ पे देखो रो एल अपॉन ए, सही है। अब पढ़ते हैं चालकता सिग्मा। चालकता सिग्मा क्या होती है? 1 अपॉन रो। चालकता प्रतिरोधकता के विपरीत होती है। अगर तुम चालकता को प्रतिरोधकता से गुणनफल करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट होगी, जो नियत। अब जो चीज़ें नियत हैं वो किसी पर क्या निर्भर करेंगी? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी गुणनफल हमेशा किसी पर नियत निर्भर नहीं करता। अगर वो बस ये है, यहाँ पे ये पूछता प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती, तो आप क्या क्या बता देते? लंबाई पर, एरिया पर और टेम्परेचर पर। इसने यहाँ पर दोनों को गुणनफल पूछा है। तो आप देख रहे होंगे मोस्टली जो सवाल है ना वो सारे थ्योरेटिकल सवाल हैं। मैंने आपको उस दिन भी बोला था थ्योरी पढ़ो, अच्छे नंबर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में कर रहा है, ये दो भिन्न प्रतिरोधों के बीच समान विभवांतर आपूर्ति किया जाता है तो अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। फर्स्ट उच्च प्रतिरोध पर, सेकंड निम्न प्रतिरोध पर। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी d है, प्लेटों का क्षेत्रफल a है तथा प्लेटों के बीच का एक समान विद्युत क्षेत्र E है। इस आवेश संधारित्र की ऊर्जा, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सीधा बुक से आया है। डायरेक्ट फार्मूला होता है C बराबर 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर AD। यहाँ पर NCERT RBC बुक सब में डायरेक्ट मिलता है। बिल्कुल आप तो इसको याद कर ही लो, ये 100%। इससे बेसिस सवाल भी बहुत सारे आते हैं, नीट में भी आते हैं, नर्सिंग में भी आते हैं, और आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलता है। ये दोनों यहाँ पर दो प्लेट है संधारित्र की, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है और उनके बीच की दूरी d है। तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लो। 12 पे चलते हैं। एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसके खींचकर इसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है तो नए तार का प्रतिरोधकता पूछता है। जब भी इस तरह का सवाल दो, खींचने वाला या लंबाई को नॉर्मली बढ़ाने वाला, तो इसकी डायरेक्ट फार्मूला होता है। मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन में बताता हूँ। इसका फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं 4 ओम, इसका सेकंड ऑप्शन दिया 8 ओम, इसका थर्ड ऑप्शन दिया 16 ओम, फोर्थ ऑप्शन दिया 24 ओम। जब भी अपन तार किसी को खींच कर लंबाई बढ़ाते हैं तो उसके नए प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R डैश बराबर N स्क्वायर अपॉन R। यहाँ N स्क्वायर का मान होता है कितना गुना खींचा है, वहाँ N का मान है। जैसे यहाँ पर 2 गुना खींचा है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 × 4 बराबर 16। अब कुछ लोगों की समझ में बोल रहे होंगे कि ये ऐसे फॉर्मूला कैसे बन गया। बिकॉज ये सब डेरिवेशन के फॉर्मूले हैं, जो खींचने पर एरिया वगैरह और लंबाई वगैरह रेडियस चेंज होती है, इसलिए एन स्क्वायर में आता है। आप इसको पूरी डेरिवेशन करना है तो आप देख सकते हैं कहीं भी, ये बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला बेस। आप तो डायरेक्ट रखो। मैंने आपको पहले बोला था सारे सवाल फार्मूला बेस से जाते हैं। जिन्होंने नीट की तैयारी की है उनके लिए बहुत चुटकी भर का पेपर है, और आपके लिए भी बिल्कुल चुटकी भर का पेपर है। डायरेक्टली इजी क्वेश्चन आते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में बोला है विभव मापी के तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक होना चाहिए। विभव मापी के तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक बिल्कुल नगण्य होना चाहिए। ये सीधा थ्योरेटिकल बेसिस क्वेश्चन है। आप अगर चैप्टर को सही से पढ़ते हैं तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे, इसमें कोई टिपिकल वाला था नहीं। लास्ट ईयर का पेपर सही आया था, इसके हाईएस्ट मार्क भी मैं बता देता हूँ 91 आए थे। जो टॉपर था ना इसके, उसके 91 आए थे हाईएस्ट मार्क, पर उसने लिया नहीं शायद, मेरे हिसाब से 91 मार्क्स से इसके हाईएस्ट। पेपर बहुत ईजी था, सब बच्चों ने अच्छे तरीके से इसको फोड़ा था। कम से कम सोच सकते हो बहुत सारे अच्छे नंबर आए थे। तो कितना होता है नगण्य, ये बिकॉज RBC के बुक में फुल एक्सप्लेनेशन करके दिया। आप फुर्सत में आराम से पढ़ना इसको, फिर सॉल्व करना और फिर आपको पता चल जाए क्यों। अब अच्छा क्वेश्चन आता है 14 नंबर। 14 में कुछ नहीं, घबराने वाली बात नहीं, डायग्राम देख के तो बिल्कुल ही नहीं घबराना। ये पता क्या है, मीटर ब्रिज, और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके। आपने क्वेश्चन तो देख लिया होगा। यहाँ पर R1 की वैल्यू 55 ओम है, R2 की R है। यहाँ पर ये जो वायर की लंबाई होती है वो 1 मीटर होती है, पर इसने सेंटीमीटर में डिवाइड किया है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये तो पता ही है ना। 20 सेंटीमीटर इधर से, 80 सेंटीमीटर इधर से। अब ऑप्शन है 220, 110, 55, 13.75। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। R1 दिया है, R2 दिया है, L1 निकाल ली, L2 निकाल ली। डायरेक्ट फार्मूला होता है R1 अपॉन L1 बराबर R2 अपॉन L2, जो ऊपर लिख रखा है। वैल्यू डालो, आंसर निकालो। अगर आपको इस तरह के सवाल कहीं भी दिखते हैं, कहीं R1 पूछ लिया होगा, कभी R2 पूछ लिया होगा, कभी ये L2 दी होगी, कभी L1 दी होगी, ये संतुलित करता है जॉकी जो बीच में, यहाँ से ये लेंथ फिक्स हो जाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, सॉल्यूशन देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 15। किरचॉफ के प्रथम तथा द्वितीय नियम आधारित हैं। फर्स्ट है धारा तथा ऊर्जा संरक्षण के नियमों पर। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, किरचॉफ पढ़ा है ना, आवेश तथा ऊर्जा के संरक्षण नियमों पर।
खड़े द्रव्यमान तथा आवेश संरक्षण के नियमों पर, इनमें से कोई नहीं। तो भैया किरचॉफ का नियम किस किसने पढ़ा है मुझे बताओ। किरचॉफ का नियम जिसने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सिंपल है, मैंने पहले ही बोल दिया। सारा पेपर थ्योरेटिकल आता है, न्यूमेरिकल आपको मुश्किल से देखने को 2 या 3 ही मिलेंगे पूरे पेपर में। तो आपकी थ्योरी जितनी अच्छी ज़्यादा होगी, फिजिक्स में मार्क उतने ज़्यादा अच्छे होंगे। और इस पेपर का सॉल्यूशन करवाने का मतलब एक ही रीज़न है कि फिजिक्स का डर खत्म करना। मोस्टली स्टूडेंटों को लगता है कि फिजिक्स में इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, नहीं, यहाँ पे भाई थ्योरेटिकल ज़्यादा आता है। तो फर्स्ट है आवेश संरक्षण पर, सेकंड ऊर्जा संरक्षण पर, ये सबने पढ़ा होगा। फर्स्ट नेम यह बताता है कि विद्युत परपथ में एक जंक्शन पर जंक्शन से बहने वाली सभी धाराओं का योग तथा जंक्शन से बहने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। मतलब जितनी धारा आएगी जंक्शन से उतनी धारा बाहर निकलनी है। तो आवेश संरक्षण रहेगा सेकंड ऊर्जा संरक्षण पर। थर्ड 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है विभव मापी के प्रयोग में विद्युत वाहक बल ई तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध का सेल प्रतिरोधक तार की लंबाई एल है पर संतुलित होता है। दूसरा सेल जिसका विद्युत वाहक बल ई है, यहाँ पर गौर करना, विद्युत वाहक बल दोनों की सेम दी है तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध है, प्रथम सेल के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो नई संतुलित लंबाई क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 2L, सेकेंड ऑप्शन है L/2, थर्ड ऑप्शन है L, डी ऑप्शन है L/4। चलते हैं सवाल के आंसर की तरफ। तो हम देखते हैं, मैंने इसका डायग्राम नहीं दिया गया था, पर मैं इसको डायग्राम से पूरे को आपको आराम से समझाऊंगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन रहेगा ये, और अच्छा भी क्वेश्चन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में मैंने एक पहले ऊपर विभव मापी के साथ सेल फर्स्ट जोड़ा है E1, फिर सेकंड सेल E2। सबसे पहले अपन केस फर्स्ट सॉल्व करते हैं सेल E1। तो यहाँ क्या होता है, एक चीज़ होती है विभव प्रवणता, उसका मतलब होता है एकांक लंबाई पे कितना विभव आपने बैटरी जोड़ी है उसका। तो विभव मापी के तार की लंबाई यहाँ पे हमने L0 मानी जो इनिशियल कंडीशन में, और उससे जो बैटरी जुड़ी है उसका वोल्ट कितना है V। तो सबसे पहले हम निकालेंगे विभव प्रवणता एकांक लंबाई पे, तो x V अपॉन L0। अब हम निकालेंगे E1 सेल के द्वारा टोटल आरोपित विभव। तो E1 बराबर x इंटू एल, एक्स यहाँ पे क्या विभव प्रवणता, x की वैल्यू यहाँ से हमने रख ली, E1 बराबर V अपॉन L0 इंटू एल। ऊपर से अब यहाँ पे हम ये E1/L बराबर V अपॉन L0, ये आ गया फर्स्ट सेल के कारण E1/L। E1/L मतलब फर्स्ट सेल की विभव प्रवणता, फर्स्ट सेल के वो पूरे सेल की थी, मतलब पूरे विभव माप की फर्स्ट सेल की। अब चलते सेकंड केस में। सेकंड केस में क्या है, तो व्हेन वन मोर सेल इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध 0 है, और हमने जब एक से ज़्यादा सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब इस फॉर्मूले के द्वारा टोटल ई सेल निकालते हैं। तो इसका ई सेल निकालने पे कितना आएगा, ई आएगा। तो यहाँ फिर हम एक नया सर्किट जो ई सेल लगाया अपने मतलब नीचे पैरेलल क्रम में, अब वो उन दोनों को मिला के एक परपथ बन जाता है पूरा ये वाला, जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 और ये है R है। तो हम आंतरिक प्रतिरोध R0 ले लिया और इसका E1 ई सेल आ गया। तो इसके बाद जैसे हम चलते हैं तो इसके लिए भी वो निकालेंगे विभव प्रवणता। मान लो ये बैलेंस करता है जो कि इसको किसी ए लंबाई पे, पहले को कितने पे किया था उसने, एल पहला माना था हमने L0 लंबाई पे, वो सॉरी L लंबाई पे, और पूरा कितनी लंबाई थी L0। अब ये दूसरा सेल हमने जब दोनों को समांतर करके जोड़ के देखा है तब माना कि किसी ए लंबाई पे ये संतुलित करता है। तो दोनों की विभव प्रवणता अब इसकी निकालें V/L0 इंटू एक्स बराबर ई सेल। यहाँ E1 E2 बराबर हैं तो हम E2 को भी E लिख रहे हैं। सेम दूसरे सेल के लिए भी ऐसे निकालेंगे, E बराबर V मतलब E बराबर A क्रॉस एक्स। तो A की डायरेक्ट वैल्यू रख दी हमने V अपॉन L0, यहाँ से जो A निकलेगा सेम पहले क्वेश्चन की तरह निकलता है x, A बराबर V अपॉन L0 इंटू एक्स। तो हमारे पास V अपॉन L0 है और ये है A। यहाँ जो मैंने x लिखा है ना ये A है, जो लेंथ है, पहले वहाँ मैंने x माना था फिर मुझे ध्यान है मैंने x ले चुका हूँ तो A है। तो x की जगह डायरेक्ट A आ गया, V0 L0 की जगह E/डॉट E से ही कट गया, A बराबर है। तो जो लंबाई आई थी, जो जितनी पहली लंबाई रहती है उतनी ही सेम लंबाई आती है। आप तो एक ही चीज़ समझ लो, जब आंतरिक प्रतिरोध 0 हो और दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल समान हो, और अगर वो समांतर क्रम में जोड़ते हैं, हम एक ही चीज़ जानते हैं, समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल लगातार कितने भी आप सेल जोड़ दो, सबका विद्युत वाहक बल एक सेल के बराबर आता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, पर जो भी बच्चे ने डीपली पढ़ा है उसको पता रहता है कि जब एक से ज़्यादा सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं उनका टोटल ई सेल ई आता है। तो जब उसने बोल दिया कि परपथ में बिल्कुल कोई भी आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर आप चाहे एक साथ में समांतर क्रम में 50 सेल जोड़ दो, 100 सेल जोड़ दो, 1000 सेल जोड़ दो, संतुलित लंबाई सबकी सेम ही आनी है। अगर आपको किस सवाल में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसका एक बार सॉल्यूशन देखना ध्यान से और खुद सॉल्व करके देखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है हमसे
100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का एक प्रोटॉन 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत प्रवेश करता है। प्रोटॉन की साइक्लोटन की आवृत्ति फलाना फलाने में लगभग होगी। फर्स्ट ऑप्शन 2.80, ये ऑप्शन देख लेना। अब इसके सॉल्यूशन में चलते डायरेक्ट। हमको क्या क्या दिया है, एनर्जी दी है, काइनेटिक एनर्जी और फील्ड दिया है, और हमको क्या निकालनी, फ्रिक्वेंसी। तो आपको पता हो साइक्लोट्रॉन में फ्रिक्वेंसी न्यू का फॉर्मूला होता है Q/2/eVm। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे अपन, फिर निकालेंगे। हमको पता है प्रोटॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 और मास ऑफ प्रोटॉन इतना होता है 1.6 × 10⁻27। मैग्नेटिक फील्ड ये होता है। ये सब वैल्यू डालने पर आप देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 18, आदर्श वोल्टमीटर तथा आदर्श एमीटर के प्रतिरोध होना चाहिए। ये क्वेश्चन 100 बार आता है और रिपीट भी होता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्रमशः शून्य तथा अनंत, क्रमशः अनंत तथा शून्य, सी है दोनों शून्य, और डी ऑप्शन है दोनों अनंत। इसका भी सॉल्यूशन प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ। आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होगा क्योंकि इसमें करंट प्रवाहित होना चाहिए। सर्किट के माध्यम से वर्तमान प्रवाह को मापने के लिए एमीटर एक सर्किट की श्रृंखला में जुड़ा रहता है। आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है क्योंकि इसमें वोल्टमीटर में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। वोल्टमीटर संभावित अंतर को मापता है या समांतर क्रम में जोड़ता है। अब आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन तो आ चुका। नेक्स्ट अब की बार जो क्वेश्चन आएगा वो ये हो सकते हैं, एमीटर को व्योममापी के किस क्रम में जोड़ते हैं तथा वोल्टमीटर को एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाने को किस क्रम में जोड़ते हैं। ये दोनों को आपको क्रम याद रखना चाहिए। ये 100% आने के चांस है कि एमीटर बनाने पर प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ते हैं और गैल्वेनोमीटर बनाने पर प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने बोला ना, मेनली जो मोस्टली सवाल हैं वो थ्योरेटिकल सवाल हैं। जितनी ज़्यादा थ्योरी और डीपली नॉलेज होगी उतने ज़्यादा नंबर आने के सही चांस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यदि तार में प्रवाहित धारा का मान नियत रखें तो r/2 दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो बायो-सावर्ट का नियम जिसको भी पता है वो इसको एक ही बार में कर देगा। बायो-सावर्ट के नियम से करना है। बायो-सावर्ट का नियम किसको आता है, जिसको आता है वो एक बार देख ले। बायो-सावर्ट का नियम होता है B = म्यू आइडियल sin θ/4πr²। आप देखो, इसने एक चीज़, आपने अगर सवाल ध्यान से पढ़ाया तो इसने क्या दिया, इसने बोला है विद्युत धारा नियत रखें। तो मोस्टली बच्चे ऐसे लगा के इसको सॉल्व करते हैं। आंसर आता है 4B, जो ऑप्शन में है नहीं। पता क्यों गलत आंसर आया, क्योंकि तुम लोगों ने ध्यान से सवाल देखे नहीं। उसमें लिखा था कि धारा नियत है, और जब धारा ही चेंज नहीं होगी तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा तो फिर आंसर कहाँ से आएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो का वही रहेगा। एक बार इसका मैंने फुल एक्सप्लेनेशन दिया है। आप जो ऐसा सोच रहे थे वो सवाल सॉल्यूशन, और एक जिस साइड जो आपने मिस्टेक की है उसकी वजह से आंसर क्या है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, सवाल को मेनली ध्यान से पढ़ें, जब भी आप इसको सही कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक एवं अल्प होता है। फर्स्ट ऑप्शन लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए, सेकंड ऑप्शन अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, थर्ड ऑप्शन है प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए, फोर्थ है उपयुक्त सभी के लिए। तो मैंने यहाँ पे 2 पदार्थों के लिए लिख दिया है, वो आपको याद करना है। AGT है, बुक्स में AGT दिया है, इसकी सॉल्यूशन के लिए आप देख सकते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति नेगेटिव और अल्प होती है, और परामैग्नेटिज्म के लिए पॉजिटिव और पॉजिटिव में होती है। तो आप देख लो, यहाँ दोनों के लिए मैंने आंसर दे रखा है। और आप अगर इसने प्रतिचुंबक के लिए पूछा है तो इस बार अनुचुंबकीय परामैग्नेटिक के लिए पूछ सकता है। तो कृपया करके इसको याद रखें। मोस्टली जो पेपर बनेगा ना वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देख के ही बनता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य कहाँ होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है चुंबकीय ध्रुव पर, बी ऑप्शन है भौगोलिक क्षेत्र पर, सी ऑप्शन है चुंबकीय याम्यत्र पर एट मैग्नेटिक मेरिडियन, और आपका डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब ये पूछा है पृथ्वी का चुंबकीय ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। अब ये पूछ रहा है कहाँ पे होता है। अब आपको ये क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि चुंबकीय का वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक शून्य होता है। तो कौन सा होता है, ऊर्ध्वाधर। ये आने का चांस है कि वो पूछ सकता है कि कौन सा घटक शून्य होता है, तो ऊर्ध्वाधर होता है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, पर इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी के चुंबकीय याम्यत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य भूमध्य रेखा पर होता है, जो कि यहाँ पर एक भी ऑप्शन नहीं है। ये चीज़ आप याद रखना, ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं इसके। और आप सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं जो मैंने सॉल्यूशन लिखे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये चीज़ मैंने एक ध्यान रखना, लेंज का नियम देता है। नंबर फर्स्ट प्रेरित धारा का परिणाम, नंबर सेकंड ऑप्शन है प्रेरित विद्युत भाग बल का परिणाम, थर्ड ऑप्शन है प्रेरित धारा की दिशा, डी ऑप्शन प्रेरित धारा का परिणाम और दिशा दोनों। लेंज के कितने नियम थे, लेंज के 2 नियम थे ना,
उनमें से जो मेनली जो लेंज का नियम है वो क्या देता है, तो वो नियम देता है प्रेरित धारा की दिशा को। आप देख लो लेंज का नियम क्या होता है, एक बार पढ़ना, मैं आपको यहाँ सॉल्यूशन भी दे देता हूँ। लेंज का नियम शॉर्ट रूम में यही समझ लो, लेंज का नियम कहता है कि जो भी विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के कारण सर्किट में जो परिवर्तन आता है उसके कारण जो धारा उत्पन्न होती है, उस धारा के विरोध करने के लिए एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो ट्रिक क्या है, जहाँ जो हमारी उत्पत्ति कर रहे हैं हम उन्हीं लोगों का वो कर रहे हैं विरोध। इसलिए अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में लिखा है, लेंज का नियम कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण एक सर्किट में प्रेरित धारा को प्रवाह में परिवर्तन का विरोध करने और गति का विरोध करने वाले यांत्रिक बल को लागू करने पर एक निर्देशित किया जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रेरित क्षेत्र के पीछे ईएमएफ की दिशा बदलती है और धारा का विरोध करती है, जो इसका कारण है। मैंने सीधी भाषा में समझा दिया। इसका मतलब यही है कि जो विद्युत परिवर्तक चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो धारा प्रेरित होती है, हम उस प्रेरित धारा का जो प्रेरित धारा होती है वो सर्किट की धारा का विरोध करती है। तो मेनली ये देता है धारा की डायरेक्शन को, और इसका सेकंड नियम है वो देता है धारा के परिणाम को या मान को। आप याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मेनली थ्योरेटिकल पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 2 × 10⁻³ H स्वप्रेरण गुणांक कुंडली वाली का धारा 0.1 सेकंड में एक समान रूप से बहती है, 1 एम्पियर तक बढ़ती है और प्रेरित विद्युत भाग बल होगा। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस है। मैंने आपको कहा था डायरेक्ट आप फार्मूला बेस क्वेश्चन ही आते हैं, तो आप फार्मूला याद करके भी इनको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2 वोल्ट, बी ऑप्शन है 0.2 वोल्ट, सी ऑप्शन है 0.02 वोल्ट और इसका फोर्थ ऑप्शन दिया है 0। तो इसका सॉल्यूशन आप देख लो। डायरेक्ट फार्मूला बेस है, जिसको स्वप्रेरण गुणांक का विद्युत भागबल के साथ फार्मूला आता है, वो बच्चा इसको आराम से कर सकता है। सीधी सारी वैल्यू दी है, बस वैल्यू डालना है और आंसर निकालना है। तो देखते इसका सॉल्यूशन में एल की वैल्यू दी है 2 × 10⁻³ H, टी दिया 0.1 सेकंड, डी आई दी है 1 एम्पियर, जो ये टोटल डी आई दिया है। तो ई बराबर LdI/dt, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। ये सब बच्चों को आता है ये फार्मूला, जिन लोगों ने भी पढ़ा है। ई बराबर -LdI/dt, यहाँ माइनस वो साइन दिखाता है तो हम डायरेक्ट ले लिया। तो एल की वैल्यू डाल दी, ई की वैल्यू डाल दी और टी की वैल्यू डालने पर सॉल्व करने पर 0.02 वोल्ट आंसर आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रत्यावर्ती धारा के प्रपथ में शुद्ध प्रेरकत्व या धारिता का शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? शुद्ध प्रेरकत्व या धारिता के शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? जिसने भी प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर पढ़ा है उस बच्चे के लिए बहुत आसान है ये क्वेश्चन। और ये कैपेसिटर और पूछा है इंडक्टर, दोनों का पावर फैक्टर पूछ रहा है, जो कि निकालना बहुत आसान है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताता हूँ कितना होता है और कैसे होता है। तो शुद्ध प्रेरकत्व इंडक्टर का शक्ति गुणांक 0 व कैपेसिटर का शक्ति गुणांक 0 होता है। क्यों? ये सवाल अच्छा है, आप इसका सॉल्यूशन देखना। आपकी बुक में बिल्कुल क्लियर शब्दों में दे रखा है, क्योंकि इनकी जो पावर फैक्टर होती है वो बहुत ही मतलब कम खर्च करते हैं। जो भी ये कंडक्टर वगैरह पावर इसका अच्छा होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। आप इसको एक बार देखना, बुक से अच्छा समझ में आ जाएगा। कैपेसिटर क्या करता है? मेनली कैपेसिटर करता क्या है? कैपेसिटर का कार्य होता है ऊर्जा को स्टोर करना। कैपेसिटेंस जो आप देखते हैं आपके घरों में जो फैन वगैरह होते हैं उनमें एक सेल टाइप कुछ दिखता है, तो वो कैपेसिटर ही होता है। कैपेसिटर ऊर्जा को कंजर्व करता है। अब जो धारा अपने घर आती है वो 2 तरह की होती है, एसी या डीसी। अब ये पूछ रहा है कि एसी को जाने देगा, डीसी को जाने देगा, या एसी को रोक देगा, डीसी को जाने देगा। तो ऐसा क्यों होता है? अब आपको पता है एसी करंट में 2 हिस्से होते हैं, एक तो पॉजिटिव वेव और एक नेगेटिव वेव। मतलब एक सर्किट पूरा करने पर 360 डिग्री का वो बन जाता है एंगल। और डीसी डायरेक्ट होती है। जब फर्स्ट पार्ट आएगा एसी का तो वो उसको ये जाने देगा। अब दूसरा पार्ट नेगेटिव आएगा, उसमें डिस्चार्ज होगा। फर्स्ट में चार्ज, दूसरे में डिस्चार्ज। अब डीसी में क्या होगा, ये डायरेक्ट इसका चार्जिंग वाला पार्ट निकाल देगा, फिर बीच में छोड़ देगा, फिर निकाल देगा। तो मेनली क्या है, डीसी को ये ब्लॉक करता है, एसी को ही जाने देता है। एसी एक बार में चार्ज डिस्चार्ज होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर। एक प्रत्यावर्ती धारा के परपथ की कला वोल्टता की कला से π/6 कोण आगे है परपथ का अवयव। अब जिसने भी ये LRC सर्किट पढ़ा होगा उसके लिए बहुत लल्लू क्वेश्चन है, मतलब देखते ही सॉल्व हो जाना चाहिए। इसका आंसर है फर्स्ट R&C, क्योंकि हमें पता है कैपेसिटर और प्रतिरोध में धारा की कला वोल्टता की कला से हमेशा आगे रहती है। अब इसने π/6 कोण दिया है तो π/6 कोण आगे। मतलब ये चीज़ आपको ट्रिक से याद रखनी है। CPL करंट पोटेंशियल्स को लीड करता है, किसमें? कैपेसिटर और
रेजिस्टेंस में। मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम बना के भी दिखाया है, ये मतलब वोल्टेज वाले है और ये करंट वाला है, तो करंट इससे आगे है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो बच्चा थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाएगा उसके अच्छे नंबर आएंगे, बस इतना ही समझ लो सीधा। 27 संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अपदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, आरवीएससी की बुक में डायरेक्ट दिया है। कैसा बनता है पता है? रियल, एनलार्ज्ड, वास्तविक और बड़ा। अपदृश्य लेंस की पूछ रहा है। अपदृश्य लेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? आभासी और बड़ा। सेकंड ऑप्शन है आभासी और छोटा। और सी ऑप्शन दिया है आपका वास्तविक और बिंदु रूप। और डी ऑप्शन दिया है वास्तविक और बड़ा। करेक्ट आंसर डी है। और जिस भी बच्चे को जानना है करेक्ट आंसर डी क्यों है, तो वो एक बार सूक्ष्मदर्शी की जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको पूरा पढ़े, क्योंकि मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती और उन्हीं बच्चों को समझ में आता है जिन्होंने अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल या इसका डेरिवेशन की है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इसका आंसर आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है सूक्ष्मदर्शी अपवर्तक लेंस को बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है और उल्टा होता है और एनलार्ज्ड होता है। इसने दो ही चीज़ें पूछी थी, कैसा होता है, तो वास्तविक और बड़ा। अगर शायद नेक्स्ट बार पूछ ले उल्टा वगैरह तो आप इसको याद रखना। मैं बता रहा हूँ ना, आप थ्योरी बेसिस भले ही आप पे न्यूमेरिकल कुछ ना है, देखना कितने कम न्यूमेरिकल है, 1-2 न्यूमेरिकल डाला है, सारा थ्योरी बेस्ड है। जितनी थ्योरी अच्छे से होगी आपके नंबर उतने ज़्यादा आएंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की कोई किरण लंबवत आपतित होती है और परावर्तन कोण का मान क्या होगा? अब मान लो एक समतल दर्पण है जो हॉरिजॉन्टल लगा है, उस पर एक वेव्स आती है और सीधा टच होती है। स्नेल का नियम कहता है, क्या कहता है पता है ना? जिसको स्नेल का नियम आता है वो इसको आराम से कर सकता है। फर्स्ट देखते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे, और ये तुरंत समतल दर्पण से टच करके वापस उसी दिशा में उसी एंगल पर जाएगी। परावर्तित किरण, तो आपतित और परावर्तित किरण कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री। तो करेक्ट आंसर यही है। अब पूछ रहा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। समतल उत्तल लेंस की शक्ति होती है, तो ये जिन जिन बच्चों ने लेंस पढ़े हैं उनके लिए बहुत ईजी है। उत्तल लेंस की शक्ति क्या होती है, अवतल लेंस की शक्ति क्या होती है, सब थ्योरी बेसिस पेपर है, आप ये जरूर पढ़ के जाना। इस बार उत्तल की पूछी तो शायद मे भी हो सकता है वो लास्ट ईयर, मतलब आपकी बार अवतल लेंस की पूछ ले, कॉनकेव की पूछ ले, क्योंकि यार कॉन्वेक्स की पूछिए। फर्स्ट ऑप्शन है ऋणात्मक, बी ऑप्शन है धनात्मक, सी ऑप्शन है शून्य और डी ऑप्शन है काल्पनिक। तो बताओ कितनी होती है? तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है क्योंकि इसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव की याद रखना नेगेटिव होती है। कॉनकेव की कितनी होती है? नेगेटिव, और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। इसका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव वाली। और जो मैंने बता दिया रीजन क्यों होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होने के कारण, तो आप याद रखना। इस आंसर को मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ क्यों होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना विद्युत चुम्बकीय तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति को दर्शाती है? आपने अनुप्रस्थ प्रकृति में पढ़ा होगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन है परावर्तन, सेकंड परिवर्तन, थर्ड ऑप्शन है ध्रुवण और डी ऑप्शन है इंटरफेरेंस या व्यतिकरण। तो आपने पोलराइजेशन पढ़ा है। अनुप्रस्थ मतलब क्या होता है? वेव्स का लॉन्गिट्यूड चलना या फिर ट्रांसवर्स चलना, बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा? पोलराइजेशन। अनुप्रस्थ का मतलब होता है अपने मतलब लॉन्गिट्यूड चलना, अपने तल से। आपने पोलराइड तो पढ़े होंगे ना। पोलराइड क्या करते हैं? पोलराइड किसी भी प्रकाश जो चारों डायरेक्शन से आता है उसे एक डायरेक्शन में परिवर्तित करते हैं। पोलराइड चश्मे देखे होंगे 3D मूवी देखने के लिए, तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वगैरह होती है उनकी पोलराइड ने बताया था, पोलराइड से शो होता है कि इनकी अनुप्रस्थ प्रवृत्ति होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है यंग दुस्लेट प्रयोग में यदि स्लेटों की चौड़ाई का अनुपात 4:9 है तो उनकी तीव्रता, इसने चौड़ाइयों का अनुपात दिया 4:9, तो उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट का अनुपात क्या होगा? अब जो बच्चा बताए यंग दुस्लिट में चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है? बी बराबर लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्डा क्या होता है? तरंग दैर्घ्य। अब तरंग एक है और इसकी जो भी तीव्रता होगी, इंसिडेंसी होगी, वो सेम होगी। अब हमको उच्चिष्ट और निम्निष्ट निकालना है, तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला होता है उच्चिष्ट के लिए आई मैक्सिमम √I2 प्लस √I1 अपॉन √I2 माइनस √I1 का होल स्क्वायर। ये डेरिवेशन से सॉल्व करने पर आता है। आप डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे तो इसका आंसर 25:1 आ जाता है। ये डेरिवेशन भी आता है और कई एग्जामों में पूछा भी जाता है डायरेक्ट ही, तो आप डायरेक्ट ही फॉर्मूला याद रख लेना। इंसिडेंस रेशियो विल बी सेम एज ए स्लिट विड्थ रेशियो, डायरेक्ट चौड़ाई के बराबर ही होती है, तो जो भी ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मॉड्यूलेशन की आवश्यकता का मूल कारण क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है एंटीना का आकार, बी ऑप्शन है एंटीना द्वारा
त्रिभावी शक्ति विकिरण, सी ऑप्शन है विभिन्न संकेतों का मिश्रण, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ये संचार वाले पार्ट से है, तो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर को प्रवृत्ति की तरफ में लाया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन होल उत्सर्जक के आधार की ओर चलते हैं, बी है होल्स आधार से उत्सर्जक की ओर चलते हैं, पहला है होल्स उत्सर्जक से आधार की ओर चलते हैं, दूसरे उत्सर्जक की ओर चलते हैं। थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक से आधार की ओर चलते हैं, इलेक्ट्रॉन, डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन आधार से संग्राहक की ओर चलते हैं। तो जिन्होंने भी पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपी ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा उन्हें पता होगा आधार क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है और अमीटर क्या होता है। उत्सर्जक, आधार और बेस तीनों चीज़ पता होगा। जिन भी लोगों को डायग्राम नहीं आता वो एक बार अपनी बुक से डायग्राम देखें, जब आपको समझ जाएगा। और एनपीएन ट्रांजिस्टर में दो चीज़ होती हैं, मतलब पी बीच में पार्ट होता है, एन दोनों साइड में होते हैं। तो उस लाइन से होता है, पहले होता है उत्सर्जक, फिर आधार होता है, फिर कलेक्टर होता है। तो इसमें क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो उत्सर्जक से आधार की तरफ चलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। सारा थ्योरेटिकल है। जो बच्चे को थ्योरी जितनी ज़्यादा याद होगी वो यहाँ फिजिक्स में उतने ज़्यादा नंबर लेके आएगा। न्यूमेरिकल पार्ट कम आता है, मेनली थ्योरी पार्ट आता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट से है, तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और यहाँ पे आपके सारे 33 क्वेश्चन आते हैं, जो कि मेनली 100 नंबर के पेपर में से 33 फिजिक्स के आ गए। तो आपको यहाँ क्या क्या पता चल गया, यहाँ आपको पेपर का लेवल पता चल गया। पेपर का लेवल क्या है, थ्योरेटिकल नॉन न्यूमेरिकल। और आपको पता चल गया कितने क्वेश्चन आते हैं, 33 क्वेश्चन आते हैं, 33 क्वेश्चन आते हैं सारे। तो अब यहाँ पर फिजिक्स के पेपर सॉल्यूशन समाप्त हो जाता है। अब आप देख लो आपको तैयारी कैसे करनी है, थ्योरी पे मेन फोकस करना है। और मेनली जितना ज़्यादा हो सके तो फिजिक्स को आप नोट्सों से पढ़ें, किसी के नोट्स मिल जाएँ थ्योरी बेस, या फिर किसी कोचिंग के मॉड्यूल से, एलिन या आकाश वगैरह के, तो आप थ्योरी पे मेन नहीं तो अपनी बुक पढ़ सकते हो, थ्योरी के लिए अच्छी रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं केमिस्ट्री और बायो का भी बिल्कुल सेम सॉल्यूशन बनाऊं तो आप कमेंट करके बताना। जो भी सवाल जिस बच्चे को समझ नहीं आता वो कमेंट में बताए, या फिर मेरे चैनल में अबाउट चैनल में जाके इंस्टाग्राम से फॉलो करके डीएम भेज दे, तो उसको मैं विद प्रूफ सॉल्यूशन से समझा सकता हूँ। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। जिसको भी लास्ट ईयर पेपर चाहिए वो मेरे को कमेंट करके बता देना, और इंस्टा पे डीएम पे उससे लास्ट ईयर का पेपर मिल जाएगा।